सन 1997 इस साल बांग्लादेश जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाता है। इससे पहले बांग्लादेश जो है वो इंडिया के ही हिस्से में, जैसे कि पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक उसी तरह बांग्लादेश भी इंडिया के ही हिस्से में आया करता था। लेकिन आज़ादी के बाद बांग्लादेश एक अलग देश बनता है और उसके फ़ौरन बाद देश की उनकी जो देश की अर्थव्यवस्था होती है वो काफ़ी बिगड़ चुकी होती है। लोगों के पास एक वक्त के लिए खाने तक को नहीं होता। इस पर लोग काफ़ी परेशान चल रहे होते हैं और उसी बीच चित्तगांव नाम के एक जगह पर, चित्तगांव, वहाँ पर एक महिला होती है जो एक सूदखोर से 500 रुपये उधार ले लेती है और वह उसे चुका नहीं पाती, तो वो एज अ गुलाम सूदखोर के पास काम करती है। वो मेज़ और कुर्सियाँ बनाने का काम करती थी और वो जितना भी कमाती थी वो सारा कुछ वो सूदखोर ले लेता था और वो कितना बनाएगी, कैसे बेचेगी, ये सारा फैसला भी वह जिसने उससे पैसे लिए थे वही डिसाइड करता था। इस पर उस महिला पर एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है और वह उसे देखता है कि वो आज़ादी के बाद भी गुलाम क्यों बनी हुई है। तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती ये बात और वह उस महिला से मिलकर कहता है कि मैं तुम्हें 500 टका उधार देता हूँ और तुम जाकर वो अपने सूदखोर को देकर आज़ादी पालो, क्योंकि देश, पूरी दुनिया में सारे देश आज़ाद हो चुके हैं, हमारा देश भी आज़ाद हो चुका है, तो तुम क्यों अकेली गुलामी की ज़िंदगी काट रही हो। इस पर वो महिला कहती है कि मैं इसके बदले आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आप मुझ पर यह एहसान क्यों कर रहे हैं। तो वह कहते हैं कि मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे पास जब भी ये पैसे जमा हो तुम मुझे लौटा सकती हो, अगर तुम लौटाना चाहती हो। इस पर वो महिला खुश होकर जाकर वो सूदखोर को पैसे चुकाकर वापस अपने काम पे लगती है और अब वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से सामान बेचती है और कुछ पैसे उसके पास बच जाते हैं। तो वो जाकर मोहम्मद यूनुस, उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद यूनुस होता है, और उसे जाकर वो पैसे लौटा देती है। इसके बाद से मोहम्मद यूनुस ने ऐसे कई छोटे बड़े काम किए जिससे उन पर उन पर बहुत ज़्यादा उनका नाम होने लगा, उन्होंने बहुत नाम कमाया और लोगों के बीच में उनका एक अच्छी मसीहा की तरह पहचान बनी। जब से शेख हसीना, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश से छोड़कर चली गई हैं, और तब से ये एक नाम मोहम्मद यूनुस बहुत सुर्खियों पर है। आज हम इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद यूनुस कौन थे, आखिर उनका नाम, अच्छा, अब जब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है बांग्लादेश की, तो उनका नाम तेज़ी से वायरल क्यों हो रहा है, और ये शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ के जाने के पीछे की क्या कहानी है। आज हम इसी पर विस्तार से बातें करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस घटना से पहले, कई साल पहले, मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना के बीच में एक अच्छी खासी दुश्मनी रह चुकी है और शेख हसीना उसी व्यक्ति को जान से मारने को तैयार थी, जान उसकी उसकी हत्या करने का ऑर्डर देना चाहती थी, उसकी लाखों बुराइयां करती थी। आज जब हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर तूफान आ पड़ा है, तो आज उसी व्यक्ति जिसका मर्डर की इच्छा शेख हसीना, जो कि एक्स पीएम थी, वो रखती थी, आज उन्हीं को वापस से देश संभालने के लिए ढूंढा जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है। जब आज इस बांग्लादेश की स्थिति इस तरीके से बिगड़ चुकी है, ये सारी कहानी बिगड़ने के पीछे का कारण था 56 और 44% का आरक्षण। जब साल 1997 में देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जिस परिवारों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन्स, उनको 56% आरक्षण देने की बात हुई, और जो बाकी आम जनता है और ज़्यादा तादाद में जनता, 44% को आरक्षण को प्राप्त हुई, और जो कम गिने चुने लोग हैं उन्हें 56% आरक्षण देने की बात हुई। इससे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का ग्रुप है, जो कि ढाका विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, इन पर गुस्से का सैलाब फूट पड़ा और इन्होंने कई हफ्तों तक रोड में जमावड़ा लगा लिया, धरना लगा लिया, और इस धरने और इस प्रदर्शन के चलते 300 से ज़्यादा हत्या हो चुकी, जिसमें स्टूडेंट्स और बाकी आम लोग भी शामिल थे, और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस पर 3 स्टूडेंट्स के नाम खुलकर सामने आते हैं। उनके नाम है नाहिद इस्लाम, आसिफ महबूब और अबू बकर मजूमदार। इन तीनों को पुलिस ने पहले तो अरेस्ट किया, बहुत मारपीट की गई उनके साथ, और 29 जुलाई
2024 को एक वीडियो जारी हुआ जिसमें ये तीनों स्टूडेंट्स बाकी लोगों से कह रहे हैं कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, सरकार को अपने तरीके से काम करने देना चाहिए और फ़ौरन अपने अपने घर लौट जाओ, हम शांति का संदेश देते हैं। इस तरीके की वीडियो जारी होने के बाद ना चाहते हुए भी सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तीनों उस धरना को लीड कर रहे थे, इन्होंने काफ़ी कुछ झेला था पुलिस का, तो उन्होंने इनकी बात रखते हुए धरने को वहीं समाप्त कर दिया गया, मामला शांत सा हो गया और पुलिस और सरकार को लगा कि मामला यहीं ख़त्म हो चुका है। मगर जैसे ही वो तीनों छात्रों को वहाँ से छोड़ा गया तो 4 अगस्त 2024 को एक और सोशल मीडिया में वीडियो जारी हुआ जिसमें वो तीनों जो छात्र थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें मजबूर किया गया वो शांति का प्रतीक बनने के लिए, शांति का वीडियो कॉम्प्रोमाइज़ करने का वीडियो जारी करवाने के लिए उन्हें किस तरीके से टॉर्चर, किस तरीके से मारपीट करके उनसे ये वीडियो बनवाया गया है। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती हमसे ये शांति की अपील जो है वो करवाई गई है। इस पर लोग काफ़ी नाराज़ होने लगते हैं। पहले तो सिर्फ वो लोग धरने पे थे, अब वो लोग सड़क पर आकर वो लोग जो गुस्से का वो लोग प्रदर्शन करते हैं वो देखने लायक नहीं था। और यही नहीं है, लोग सड़क पर उतरकर अब सरकारी अफसरों में, सरकारी ऑफिसों में हमला करने लगते हैं। और जब एक भीड़ का एक टुकड़ा पीएम के घर की तरफ, पीएम हाउस की तरफ बढ़ता है तो शेख हसीना जो कि पीएम होती है, उन्हें जो चीफ जनरल होते हैं वो महज 45 मिनट का समय देते हैं कि आपके पास 45 मिनट का समय है, आपको अगर अपनी जान प्यारी है तो फ़ौरन इस देश से बाहर चले जाइए, उसके बाद हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। मामला बेकाबू हो चुका है, भीड़ बेकाबू हो चुकी है, जनता अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस पर शेख हसीना जो है वो फ़ौरन वहाँ से फ़रार हो जाती है। वहाँ के जो छात्र छात्राएँ होते हैं वो उनके हाउस पे हमला करते हैं, उनके कपड़े, उनके अंडरगारमेंट्स तक उठा कर ले जाते हैं, कीमती चीज़ें हों, गैर कीमती चीज़ें हों, पूरी तोड़-फोड़ हो, हर तरीके से वो लोग अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हैं। और यहाँ पर शेख हसीना जो है वहाँ से फ़रार हो चुकी थी और वो भारत आ जाती है, क्योंकि भारत वाक़ई उनके लिए उस समय पास और पड़ोसी, और ये भारत से उनके रिश्ते भी अच्छे हैं, तो वो भारत तो आ जाती है। भारत के गाज़ियाबाद नाम के शहर में आकर अपने उसमें रुक जाती हैं। लेकिन आगे उनको अब एक जगह ढूँढनी थी जहाँ वो सुरक्षित तरीके से बच सके। यहाँ पर हद तो तब हो जाती है जब 52 मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने उन्हें वहाँ पर आने से साफ मना कर दिया। ये भारत ही था जिन्होंने उसे मौके पर ज़रूरत पर शरण दी और वो अपनी जान बचाकर यहाँ छुप पाई और अभी तक वो भारत में ही छिपी हैं। अब आगे क्या होगा, ये सारे नाम सामने आने पर मोहम्मद यूनुस का नाम एक बार और सामने आता है कि अब मोहम्मद यूनुस को 8 अगस्त को इन्विटेशन दिया जाता है, जो कि पेरिस में थे। वो एक काफ़ी जाने-माने नाम है बांग्लादेशियों के लिए और उन्हें शपथ लेने के लिए कहा जाता है कि जो सेना है उसके कंट्रोल में तो देश रहेगा ही, मगर आप भी एज़ ऑर्डरर, उनके इशारों पर ही सब कुछ चलेगा। एज़ प्राइम मिनिस्टर आप आइए और जो है इस देश की हालत को अब आप ही सुधार सकते हैं। तो ये मामला यहाँ पर ये उठता है कि मोहम्मद यूनुस अब इन्हें क्यों याद आ रहा है इतने सालों के बाद, और ये मोहम्मद यूनुस ने ऐसे क्या-क्या काम किए थे जिससे इनको गरीबों का मसीहा, गरीबों का दोस्त कहा जाता था। दरअसल 28 जून 1940 को जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक हुआ करता था, तब चितगांव नाम की जगह पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद यूनुस। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने ढाका विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, फिर वो अमेरिका चला जाता है, वहाँ पर पीएचडी करके वो जॉब करने लगते हैं, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बन जाते हैं। 1971 में जब देश आज़ाद होता है तो वो अपने नए देश बांग्लादेश में आते हैं और आकर देखते हैं तो देश की जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो वो यहाँ पर एज़ इको हेड बन जाते हैं, प्रोफेसर बनकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तभी वहाँ पर वो हर चीज़ नोटिस कर रहे थे कि यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब है। तभी उन्होंने एक महिला को देखा जो 500 रुपये का सूदखोर के साथ गुलाम बनी हुई थी और उन्होंने उसकी मदद की। जब उसने उसे टाइम पर पैसे लौटा दिए तो वो बेहद खुश हुए कि तुमने ईमानदारी से मुझे मेरे पैसे लौटाए कैसे। तो वो बताती है कि मैंने मेहनत की और पैसे जमा किए। तो उन्हें उस पर आइडिया आता है कि क्यों ना और महिलाओं की भी ऐसी मदद की जाए, और वो तकरीबन 42 महिलाओं का ग्रुप बनवाते हैं और उन्हें पैसे उधार देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे ये पैसे अब
कमा कर रिटर्न करना। इस पर ये काफ़ी ये जो आइडिया था ये काफ़ी हिट रहता है और ये एक बैंक बन जाता है, एक बैंक जिसका नाम वो लगते हैं माइक्रो क्रेडिट। इसमें उन्होंने पैसे बांटने चालू किए। 1983 में उन्होंने ग्रामीण बैंक की नींव रखी और उन्होंने 40 वर्ष में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को पैसे बांटे और तकरीबन 4.3 लाख करोड़ उन्होंने बांट दिए, जो कि बांग्लादेशी करेंसी है, बांग्लादेशी टका है। और अगर उसे हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 3.1 लाख करोड़ के आसपास वो रकम होती है। ये काफ़ी बड़ी रकम थी उस समय पे। इतनी बड़ी रकम उन्होंने देश की अर्थशास्त्र को, देश की इकोनॉमी को काफ़ी हद तक सुधार दिया था और इसमें अधिकांश महिलाएं थी। महिलाएं ईमानदारी से काम भी करती थी, आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है देश की और मोहम्मद यूनुस का नाम चमकने लगता है। और यही नहीं, इस माइक्रो क्रेडिट को 100 से ज़्यादा मुल्कों ने इस स्कीम को अपनाया, अमेरिका तक ने इस स्कीम को अपनाया। फिर 1997 में उन्होंने ग्रामीण फ़ोन कंपनी की स्थापना की, जो कि एक बहुत बड़ी नेटवर्क कंपनी थी। जैसे कि इंडिया में एयरटेल और जियो आजकल चल रहे हैं, वैसे उस समय की वो बहुत बड़ी कंपनी थी। वो हाईएस्ट टैक्स पेयर बन जाते हैं उस कंपनी के द्वारा और 2006 में उन्हें उनके इस सारे कामों की वजह से नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा जाता है। और जो मुजब्बिर रहमान होते हैं वो उस समय राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाते थे और उन्हें महात्मा गांधी जी की तरह राष्ट्रपिता का भी किताब दिया गया था। और वो मुजब्बिर रहमान जो हैं मोहम्मद यूनुस की काफ़ी तारीफ़ किया करते थे और उनके मुँह से तारीफ़ सुनने पर लोगों को और भी पुष्टि होती थी कि वाकई में मोहम्मद यूनुस ने काफ़ी कुछ कार्य हमारे देश के लिए किया है। मुजब्बिर रहमान की ही बेटी थी शेख हसीना, जो बिल्कुल भी चिढ़ती थी, जलती थी कि ये मोहम्मद यूनुस कल को हमारी ही गद्दी खा जाएगा। ये जो लोगों का मसीहा बन रहा है, ये जो ईमानदारी की पाठ पढ़ाता है, ये हमारे राजनीति को बिल्कुल भी डुबा देगी। और 2007 में इसने नागरिक शक्ति पार्टी की नींव रखी और ईमानदार लोगों को रखा और कहते हैं कि राजनीति में ईमानदार लोगों से कुछ भी नहीं होता और यही हुआ। और भ्रष्टाचार के आरोप में हसीना जो है, शेख हसीना, उनको जेल होती है तो सारा कारोबार फिर से सेना के हाथ में आता है और सेना उस समय भी मोहम्मद यूनुस से कहती हैं कि 2007 में कि हम चाहते हैं आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने और इस देश की बागडोर संभालें, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं कि मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। और आखिरकार 2009 में फिर से इलेक्शन होते हैं और शेख हसीना जो है पीएम बन जाती है। पीएम बनने के बाद वो अपने चालें चलना चालू कर देती हैं। उन्होंने काफ़ी बुराइयां की, जगह जगह जाकर जहां मौका मिलता वहां मोहम्मद यूनुस के ऊपर कमियां निकालती। उन्होंने 5 एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया, यहाँ तक कि उनकी हत्या करने की भी कोशिश की गई। इस पर वो अमेरिकी दूतावास में जाकर छिपते हैं। 2011 में उन्हें उनके ही द्वारा स्थापित किए गए ग्रामीण बैंक से निकाल दिया गया, यह कहकर कि वो 60+ हैं, वो इसको नहीं मैनेज कर सकते। और 2015 में जो पद्मा नदी है, जो हमारे लिए गंगा है, उस पर जो पुल बनाने के लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगे थे और किसी कारणवश वो पैसे नहीं मिले, तो उसका भी इल्ज़ाम, उस पर भी देशद्रोही का इल्ज़ाम, देश की छवि खराब करने का इल्ज़ाम जो है उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर लगा दिया। और कई लोग उनको गलत समझने भी लगे। 100 से ज़्यादा मुकदमे उन पर चलाए गए। जो व्यक्ति एक समय पर नोबेल प्राइज़ प्राप्त करता थे, उनको इस कदर बदनाम कर दिया गया कि वो पेरिस चले जाते हैं। 2022 में आखिरकार वो पुल बन जाता है और जब वो पुल बनता है, पद्मा पुल, तो वो एक बयान देती हैं कि हमारा बस चले तो हम इसी नदी में मोहम्मद यूनुस को बहाएं और तब तक बहाते रहें जब तक वो अपने प्राण नहीं त्याग देते। इस तरीके की बातें मोहम्मद यूनुस के बारे में लगातार शेख हसीना के द्वारा दुश्मनी बरकरार रखी गई थी। और आज जब ऐसा समय आया है कि देश की स्थिति जीने मरने को हो चुकी है, वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार किए जा रहे हैं, लगातार खबरें सामने आ रही है कि कई लोग मारे जा रहे हैं, स्पेशली मेजॉरिटी के साथ और माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है। मेजॉरिटी मिलकर जो कि वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी है, उनके साथ भी काफ़ी अत्याचार किए जा रहे हैं। 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस को पेरिस में थे, उन्हें इन्वाइट किया गया, उन्हें शपथ लेने को कहा गया। इस पर अगर यूनुस, जो कि लगभग अब बागडोर संभाल ही रहे हैं, तो उनकी तो दुश्मनी बरकरार है, तो वो अब भारत से यह कहेंगे कि हमें शेख हसीना को गिरफ्तार करके दिया जाए। हो सकता है शेख हसीना को फांसी दी जाए, हो सकता है कई कार्यवाही हो जाए,
कुछ न कुछ उनके साथ उन पर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, उन्हें बांग्लादेश बुलाना चाहेंगे। और इस पर अगर भारत इनकार करता है तो इतने साल पुरानी 1971 से चली आ रही दोस्ती पड़ोसी मुल्क के साथ बिगड़ सकती है। जैसे हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं है, चीन के साथ ठीक नहीं है, ठीक उसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि इस शेख हसीना की वजह से ये मामला पाकिस्तान जैसा बन जाए। और इस पर भारत ने एक ट्वीट भी किया था कि यह बांग्लादेश का आंशिक मामला है, इस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इस पर मोहम्मद यूनुस ने जवाब दिया था कि अगर एक छोटे भाई के घर पे आग लगेगी, दूसरे भाई को आग बुझाना चाहिए, वो कहीं से भी फिर उसका आंशिक मामला नहीं हो सकता। इस तरह की बातें अंदरूनी चल रही हैं और भारत को इस पर कड़े फैसले लेने होंगे कि अगर उसने शेख हसीना का साथ दिया तो शायद रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस तरह की कई बातें सामने आ रही हैं। इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना, गलत या सही साबित करना नहीं था। केवल बांग्लादेश में हो रहे गलत अत्याचार जो हिंदुओं पर हो रहे हैं, गलत जो वहाँ पर चल रहा है, जो सेना के हाथ में अब सब कुछ आ चुका है, वहाँ की स्थिति फिर से वापस खराब होने की कगार पे आ चुकी है, उसकी कहानी आप तक पहुँचानी थी। नमस्कार।